हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको गांव की कुछ ऐसी अजीब घटनाएं बताने वाला हूं जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये घटनाएं इंटरनेशनल और हिंदी दोनों है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये घटनाएं पसंद आएंगी। लेकिन घटना शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हैं, वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना मैकलॉक नाम के एक आदमी के साथ घटी है और अब आगे की घटना मैं आपको मैकलॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मैकलॉक है। ये घटना तब घटी थी जब मैं करीब 15 वर्ष का था। मेरे घर वाले खेती किया करते थे। काफ़ी ज़्यादा पुरानी घटना है ये, करीबन 1960 के करीब की। उस टाइम मैं अपने पिताजी की खेती में मदद किया करता था। मेरा पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था, लेकिन मैं खेत के सारे काम जानता था। एक तरह से हमारा वो फैमिली बिजनेस भी था। मेरे पिताजी के अंडर बहुत लोग काम किया करते थे और हम साथ में उनके साथ मदद किया करते थे और उनको मैनेज भी करते थे। एक बार ऐसे ही रात में सारे लोग अपने अपने घर चले गए थे। काम खत्म हो गया था। पिताजी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मैंने अपने पिताजी से बोला कि वो आराम करें। रात में जो भी जंगली जानवर खेतों में आते हैं मैं उनको भगा दूंगा। हम लोगों ने अपने खेत के बीच में एक बड़ा सा हाउस भी बना रखा था जो कि थोड़ा ऊंचाई पर था। वो एक लकड़ियों का हाउस था जिसमें रुक के हम लोग रात में रखवाली किया करते थे और आते जाते जंगली जानवर को भगा दिया करते थे। उस रात मैं वहां पर रुका था। मैं पहले भी वहां पर रात में अकेला रुक चुका था, तो मेरे लिए बहुत आम बात थी। मेरी उम्र उस वक्त कम थी, लेकिन फिर भी मैं अपने पिताजी के बराबर काम किया करता था। मेरी उम्र के हिसाब से मेरा शरीर भी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। हमारी बाजरे की खेती थी। हम लोग की फसल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी, इसलिए अक्सर रात में लोग उसको चोरी करके भी ले जाते थे। मैंने अपने पास एक गुलेल भी रखी हुई थी जो कि जंगली जानवरों को मारने के काम आती है जब भी वो घुस जाते हैं। ऊंचाई से उन लोग पर निशाना लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और मैं अपने साथ अक्सर टॉर्च भी रखा रहता हूँ। हर रात की तरह उस रात भी मैं लेटा हुआ था और चुपचाप सारी फसलों की रखवाली कर रहा था। आमतौर में मैं कभी कभी सो भी जाता हूँ, लेकिन उस रात पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा गर्म लग रही थी, इसलिए मैं खिड़की को खोल के उसी के बाहर देख रहा था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस घर में मैं हूँ उसके नीचे कोई चल रहा है। मुझे वो आवाज़ साफ साफ आई थी। मैं तुरंत खिड़की से अपने सर को बाहर निकाल के नीचे की तरफ देखने लगा। वहां पर कोई भी नहीं था और तभी मुझे दूर थोड़ी सी फसल हिलती हुई दिखाई दी। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च ली और उस तरफ देखने लगा। उस तरफ की फसल हिल रही थी, जिससे मुझे ये साफ अंदाजा हो गया कि वहां पर कोई है, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं टॉर्च की रोशनी फसल के ऊपरी हिस्से पर ही मार पा रहा था, क्योंकि नीचे के हिस्से में रोशनी पहुंच नहीं रही थी। मैंने यह अंदाजा लगा लिया था कि वहां पर जरूर कोई जंगली जानवर घुस गया है। मैं उसी घर से खड़े होकर जोर जोर से आवाजें निकालने लगा ताकि वो मेरी आवाजें सुन के भाग जाए, और अपने गुलेल से उस जगह पर निशाना भी लगा रहा था कि अगर वहां पर कोई भी जानवर हो तो कहीं गुलेल के निशाने से वो डर के भाग न जाए। इसलिए मैं लगातार वहीं पर ही निशाने को मारे जा रहा था। कुछ देर तक वो वहीं पर ही था। उसके बाद वो फसल हिलना बंद हो गई, तो जिससे मैंने ये अनुमान लगा लिया कि शायद वो जंगली जानवर वहां से चला गया है। कुछ देर बाद दोबारा मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हुआ, लेकिन इस बार वहां पर कोई फसल नहीं हिल रही थी। खेत के एक हिस्से में एक परछाई खड़ी थी जो कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। जहां पर मैं था वहां से काफी ज्यादा दूर था वो, लेकिन मुझे एकदम साफ दिखाई दे रहा था। वो परछाई थोड़ी सी लंबी थी। वो परछाई किसी इंसान की ही थी, लेकिन थोड़ी सी लंबी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन है। पहले मुझे लगा कि शायद चोर है, लेकिन इतनी लंबी हाइट किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। मैंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ा बहुत मैं घबरा भी गया था कि शायद वो एक दो लोगों से ज़्यादा भी हो सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और उन्हें भगाने की कोशिश की। मैंने अपने उसी घर की ऊंचाई से लगातार गुलेल से उन्हें मारने की कोशिश की,
लेकिन वो गोलियां उन्हें लगी नहीं रही थी। वो एक तरफ से दूसरी तरफ आर पार हो जा रही थी, या शायद मेरा निशाना ढंग से लग नहीं रहा था। अंधेरे की वजह से मुझे साफ साफ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उस वक्त मेरे पास एक सीटी थी जिसको मैं काफ़ी तेज़ बजाया करता था, तो आसपास के खेतों में जो लोग अपने खेतों की रखवाली कर रहे होते थे वो भी चले आते थे। मैं उसी सीटी को लगातार बजा रहा था, लेकिन उस समय ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा कांप रहा था। मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उस सीटी को फूंकने के लिए मेरे शरीर में ताकत भी नहीं थी। मुझे पता नहीं आखिर हुआ क्या था। अजीब सी एक घबराहट आ गई थी। हाथ के रोंगटे एकदम खड़े हो गए थे। हवा भी एकदम बंद थी और सब कुछ एकदम शांत था। आमतौर में खेतों में रात में कीड़े मकोड़ों की आवाज़ भी आती है, वो भी एकदम गायब हो चुकी थी। जुगनू भी नहीं थे जो कि रात में दिखाई दिया करते थे। काफ़ी देर तक वो काली परछाई वहीं पर ही खड़ी थी। दूर दूर तक और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपनी टॉर्च की रोशनी से भी देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो कौन है, लेकिन मेरी टॉर्च की रोशनी उतनी दूर तक पहुंच नहीं पा रही थी। इतनी देर में मैंने इतना तो अनुमान लगा लिया था कि वो सिर्फ एक ही आदमी है। मैंने सोचा कि मैं जाके उसे मार के भगा दूं। मैंने अपने हाथ में एक डंडा लिया जिसमें आगे एक नुकीला भाला भी लगा हुआ था, जिससे मैं जानवरों पे कभी कभार हमला भी किया करता था। मैंने हिम्मत की और मैं उस हाउस से नीचे उतरा जिसमें मैं था। नीचे उतरने के बाद मैं उसी आदमी की तरफ भाला लेते हुए जा रहा था। मैंने अपने मुंह में उसी सीटी को दबाया हुआ था जिसको बजा के मैं आवाज़ निकालता था। मैं लगातार उस पर फूंकते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे शरीर से ताकत भी नहीं लग रही थी। मुझे पता नहीं कि आखिर मेरे अंदर उसकी तरफ बढ़ने की हिम्मत कैसे आई। मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। मैं बस उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसे खुद मारने जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। शायद ये कोई अजीब सी शक्ति थी, मुझे नहीं पता। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वो काली परछाई मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी, पर वहां पर कोई आदमी नहीं था। वो बस एक परछाई थी, एक इंसानी परछाई जो कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो बस मेरे सामने खड़ी थी और मैं उसके आर पार भी देख सकता था। मैंने टॉर्च से दोबारा उसकी तरफ जब देखा तो लाइट भी उसके आर पार हो गई, लेकिन वो काली परछाई अभी तक वहीं खड़ी थी। ये देख के मैं एकदम हैरान हो गया। मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कांपने लगे। जो डंडा मैंने पकड़ा हुआ था उसको मैंने काफ़ी ज़ोर से पकड़ा, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। मैंने उसकी तरफ हड़बड़ी में उसी डंडे को फेंक दिया और वो उसके आर पार होके नीचे ज़मीन पर जाके गिर गया और मैं बस उसे देखता रहा। खेती की फसल मेरे पैरों तले दबती जा रही थी और वो मेरी तरफ आ रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था और मुझे ये भी याद है कि मेरी चिल्लाने की आवाज़ पूरे खेतों में गूंज रही थी। उस वक्त लोग कहाँ गायब हो गए थे या किसी को मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता और मैं फिर बेहोश हो गया। मुझे कुछ भी याद नहीं। सुबह जब मैं उठा तो मेरे पिताजी और एक दो और लोग मुझे उठा रहे थे जो कि मेरे खेतों में काम किया करते थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। मुझे वो लोग उठा के घर लेकर गए और मैं करीबन 2 से 3 दिन तक बीमार भी रहा। जब मुझसे उन्होंने पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ था तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उनको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग मेरी बात पर विश्वास कर भी रहे थे क्योंकि कई लोगों ने उस काली परछाई को कई बार खेतों में देखा है। वो शायद किसी की आत्मा है या फिर वो क्या चीज़ थी, किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। शायद मैंने उसे पहली बार देखा था इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन ये एक्सपीरियंस जो मेरी लाइफ में घटा ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था और ये मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों ये थी पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ जो कि एक इंडियन स्टोरी है। ये स्टोरी मुझे प्रिया जी ने भोपाल से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको प्रिया जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम प्रिया है। मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। मैं भोपाल के थोड़ा शहरी इलाके में रहती हूँ, लेकिन मेरी भाभी जहाँ से है वो भोपाल के पास ही थोड़ा एक गांव का इलाका है, वो वहाँ की ही रहने वाली है। ये घटना मेरी भाभी के साथ तब घटी थी जब उनकी उम्र 14 साल की थी। दरअसल उनके पिताजी अक्सर खेतों में काम करने जाया करते थे, तो भाभी की मम्मी उनको उनके पिताजी के लिए शाम के वक्त चाय नाश्ता देने के लिए भेजा करती थी। कई बार तो वो शाम को खुद ही चले आते थे, लेकिन कई बार भाभी खुद ही जाके उनको नाश्ता दे दिया करती थी क्योंकि उनका काम शाम को भी चलता था, क्योंकि वो अकेले ही काफ़ी खेतों की देखभाल किया करते थे क्योंकि उनके खेत काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। हालांकि उन्होंने मदद के लिए भी कई लोगों को लगाया हुआ था,
लेकिन वो ज़्यादातर काम खुद भी किया करते थे। उस दिन वहाँ पर शाम को कोई भी नहीं था। अंधेरा हल्का फुल्का हो गया था। ठंड के मौसम में वैसे भी दिन काफ़ी छोटा होता है। दिसंबर का महीना था। भाभी के पिताजी अभी भी खेतों से लौट कर नहीं आए थे। उनको काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। इसलिए भाभी की मम्मी ने बोला कि वो जाके एक बार पापा को खेतों में देख कर आए कि आखिर वो कहाँ पर है और अभी तक आए क्यों नहीं। वो फिर खेतों की तरफ अपने पिताजी को ढूंढने के लिए चली गई। उनको ये बात नहीं पता थी कि आखिर पिताजी को आने में इतना देर क्यों हो गई। दरअसल खेतों में काम करने के दौरान उनके पिताजी को खबर मिली कि एक दूसरे गांव में किसी उनके दोस्त की मृत्यु हो गई है। तो पिताजी उन्हीं को ही देखने के लिए चले गए थे। वो उनके काफ़ी ज़्यादा खास दोस्त थे, इसलिए उन्हें घर में ये चीज़ बताने का समय नहीं मिला और वो जल्दी में ही उनको देखने के लिए चले गए। जब अभी शाम को खेतों में पहुंची तो वहां पर कोई भी नहीं था। पूरा खेत खाली था। पापा के साथ जो लोग काम किया करते थे वो लोग भी वहीं पर ही गए हुए थे। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो रहा था। खेत घर से थोड़ा सा दूर था। भाभी को अमूमन इतना दूर आने में डर नहीं लगता था, क्योंकि वो उनके लिए रोज़ की बात थी। वहाँ पर उन्हें बहुत अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपने घर की तरफ चली जाए। लेकिन जब वो दोबारा खेतों की तरफ से घर की तरफ जा रही थी तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि एक औरत एक छोटी सी बच्ची को लेकर उन्हीं के खेत के अंदर जा रही है। ये चीज़ उन्होंने साफ साफ देखी। वो उनसे काफ़ी ज़्यादा दूरी पे थी, तो उनको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो औरत है कौन। उसने लाल रंग की और हरे रंग की एक साड़ी पहनी हुई थी। दोनों का मिला जुला रंग था। और जो छोटी सी बच्ची को अपने हाथों में पकड़ के ले जा रही थी, उसने एक सफ़ेद रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी। इतनी रात में आखिर वो उस बच्ची को कहाँ ले जा रही थी, ये सोच के भाभी उन्हीं की तरफ भागते हुए गई, क्योंकि उन दिनों खेतों में सारी फसलें भी अक्सर टूट जाती थीं या बर्बाद हो जाती थीं, या फिर बहुत लोग फसलों को चुरा के भी ले जाया करते थे। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो जाके पता करेंगे कि आखिर वो औरत है कौन। वो भागते हुए उन्हीं खेतों की तरफ गई जहाँ पर वो औरत खेत के अंदर उस छोटी सी बच्ची को लेकर घुसी थी। जैसे ही भाभी ने उसे देखा तो वो थोड़ा सा दूर चली गई थी। इतनी तेजी में वो आखिर इतना दूर कैसे चली गई, भाभी को समझ में नहीं आया। उनको वहां पर पहुंचे हुए मुश्किल से मुश्किल बस 10 सेकंड ही हुए होंगे और इतनी देर में वो काफ़ी ज़्यादा आगे चली गई थी। उस समय उनके पास एक टॉर्च भी थी, क्योंकि शाम के वक्त वो अक्सर टॉर्च लेके निकला करती थी। जब वो उस औरत के पीछे पीछे जा रही थी तो वो औरत थोड़ा उनके और नज़दीक हुई, लेकिन वो पीछे नहीं पलटी। भाभी ने उसे बार बार रोकने की कोशिश की और बुलाने की भी कोशिश की कि तुम कौन हो, रुक जाओ, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। वो छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़ के तेजी में चलती जा रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। भाभी भी अपने खेतों से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गई थी। वो औरत एक बगीचे की तरफ जा रही थी, जहाँ पर अमूमन गांव की सारी लाशें जलाई जाती हैं या फिर लोगों को दफनाया जाता है। भाभी को ये चीज़ पता थी, इसलिए वो ज़्यादा दूर नहीं जाना चाह रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब वो औरत जहाँ जा रही है उसे जाने दो, क्योंकि वो भाभी का खेत पार कर चुकी थी और अब बगीचे के अंदर जा रहे थे। तभी उन्होंने फैसला किया कि वो वापस घूम के घर की तरफ जाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी और मम्मी को ये चीज़ बता दे कि पापा नहीं मिल रहे हैं या फिर वो कहीं और गए हैं। जब वो दोबारा पीछे घूमी तो उन्होंने अपने पैरों के निशान देखे, जो कि उसी मिट्टी में चलते हुए आ रहे थे, और साथ ही साथ उस औरत और छोटी बच्ची के पैरों के भी निशान। और ये देख के वो एकदम हैरान हो गई थी। उन दोनों के पैरों के निशान उल्टे थे। जब भाभी ने ये चीज़ देखी तो एकदम डर गई। वो तुरंत वहां से चल के घर की तरफ भागने लगी और वो सारे पैरों के निशान उल्टे ही थे। जाते वक्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उस वक्त उनका ध्यान सिर्फ उस औरत पे था। लेकिन जब उन्होंने उनके उल्टे पैर देखे तो वो डर के घर की तरफ भागने लगी। उनकी ये भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ देर वहां पर और रुक जाएं या फिर पीछे पलट के भी देखें। इस घबराहट में वो जल्दी में घर पहुंची और उन्होंने मम्मी को सारी चीज़ें बताई। और ये एक्सपीरियंस जो कि भाभी के साथ हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था और आज भी भाभी कभी कभी इसके बारे में हमें बताती हैं। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने जा रहा हूँ, जो कि रोबो नाम के एक लड़के के साथ घटी थी। और अब आगे की घटना मैं आपको रोबो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रोबो है। ये घटना 1999 की है। तब मैं अपने दादाजी के फार्म हाउस पर रहा करता था। उन्हीं के साथ अपना ज़्यादातर वक्त भी बिताया करता था। तब मेरी उम्र करीबन 10 से 11 वर्ष की थी। अक्सर मैं अपनी स्कूल की छुट्टियों में या जब भी मुझे वक्त मिलता था, मैं अपने दादाजी के फार्म हाउस पे चला जाया करता था। उनके फार्म हाउस पे
कई ढेर सारे जानवर भी थे और उनके फार्म हाउस के पीछे उनके यहाँ बड़े बड़े खेत थे जो कि मेरे दादाजी के ही थे। मैं ज़्यादातर अकेले ही रहता था क्योंकि पापा मम्मी अपने काम से ऑफिस चले जाते थे और दादा दादी के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा समय बिताता था। दादी दादा के काम में उतनी मदद नहीं करती थी, लेकिन मुझे अपने दादाजी के साथ समय बिताने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। ऐसे ही एक बार खेतों में काम करते वक्त मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अचानक से उनको क्या हो गया था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे हिसाब से शायद उन्हें हार्ट अटैक हो गया था। मैंने तुरंत जाके ये चीज़ दादी को बताई कि दादा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो खेतों में गिर गए हैं। दादी ने जब तक मदद के लिए लोगों को बुलाया तब तक दादाजी मर चुके थे। जब तक मदद के लिए हॉस्पिटल से कुछ लोग आए तब तक उनके शरीर में जान नहीं बची थी। अचानक से ये क्या हो गया था मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं अभी कुछ देर पहले दादाजी से बातें कर रहा था और अब वो मेरे से बात भी नहीं कर रहे थे। अब वो नहीं रहे थे, हमें छोड़ के चले गए थे। मैं इस चीज़ को चाह के भी हजम नहीं कर पा रहा था और मेरे दिमाग में लगातार वही चीज़ घूम रही थी क्योंकि उनकी वो हालत मेरे सामने ही खराब हुई थी। मैं इस चीज़ से रिकवर भी नहीं कर पा रहा था। मैं पूरा दिन एक ही कमरे में बंद रहता था, वहाँ से बाहर भी नहीं निकलता था। कई बार मम्मी पापा ने मुझे घर ले जाने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं दादाजी के फार्म हाउस पे ही रहूँगा। फिर दादी ने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे कुछ दिन के लिए यहीं पर ही छोड़ दें और फिर मैं वहीं पर ही रुका। मैंने उस दरमियान किसी से भी बात नहीं की, लेकिन एक दिन रात में जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो मुझे खेतों के बाहर एक आदमी दिखाई दिया। वो हूबहू मेरे दादाजी थे जो कि वहाँ पर खड़े होकर मुझे देख रहे थे। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी, न ही वो मेरा कोई वहम था, क्योंकि मैं उनको देख के बहुत ही अचानक से नीचे उतरा था और मेरे पैरों के पास एक छोटी सी लोहे की रॉड थी जो कि मेरे पैर में बहुत ज़ोर से चुभ गई थी, जिसकी वजह से मेरे पैरों में खून भी निकलने लगा था। लेकिन मैंने दोबारा जब खिड़की की तरफ देखा तो दादाजी वहीं पर ही खड़े थे। मैं भागते हुए उनके पास गया और मैंने देखा कि वो मेरी आंखों के सामने दोबारा खेतों के अंदर अपना सारा सामान लेकर गए, जैसे कि वो काम करने जा रहे हों। और ये चीज़ मैंने साफ साफ देखी थी। वो वैसे ही हर रोज़ उसी तरह काम करने के लिए जाते थे। मैं भी जाके उन्हीं के पास गया और मैंने देखा कि दादाजी वहाँ पर अब नहीं है, वो अचानक से गायब हो गए हैं। ये मेरा कोई वहम नहीं था। मैं उन्हीं खेतों से खड़े होकर दादी को जोर जोर से आवाज़ देने लगा और चिल्ला रहा था। दादी ने मेरी आवाज़ सुनी। उनकी भी काफ़ी उम्र हो गई थी, इसलिए उनकी नींद थोड़ी कच्ची थी, इसलिए वो तुरंत उठ गई और वो मेरे पास भागते हुए आई। मैंने उन्हें बताया कि मैंने यहाँ पर अभी दादाजी को देखा था। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्हें लगा कि शायद मुझे किसी तरीके का कोई वहम हुआ है। मैंने उनसे कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस रात मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। मैंने दादी से बताया कि मेरे पैर में भी चोट लगी है और मैंने जब अपने पैर का घाव देखा तो मुझे इस बात का यकीन था कि मैंने कोई सपना नहीं देखा है। वहाँ पर सच में दादाजी थे। खैर उस रात तो दादी मुझे लेकर चली आई, लेकिन अगली रात मैंने फिर दादाजी को उसी जगह खड़े देखा और वो मुझे अपने पास बुला रहे थे। मैं इस बार फिर से बिना कोई आवाज़ किए भागते हुए दादाजी के पास गया और वो दोबारा गायब हो गए। और लगातार ये चीज़ मेरे साथ 2-3 बार हुई। कई बार तो ऐसा भी महसूस हुआ कि दादाजी घर के अंदर टहले और वो मुझे देख रहे हैं। कई बार रात में सोते वक्त अचानक से मेरी आँख खुल जाती थी और मैं देखता था कि वो मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन जब मैं दोबारा अपनी आंखों को बंद करता था और खोलता था तो अचानक से वो गायब हो जाते थे। वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। बार बार ये चीज़ लगातार मेरे साथ होती गई। मैंने इसके बारे में दादी को बताया भी, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी तरीके का कोई वहम हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने दादाजी के बारे में इतना सोच लिया कि मुझे हर जगह वही नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये मेरा कोई वहम नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो मुझे छू रहे हैं। और रात में कई बार उन्होंने मेरे माथे पे हाथ भी लगाया था, जिसकी वजह से मुझे वो एहसास मेरे माथे पे महसूस होता था। ये मेरा कोई वहम नहीं था। चाहकर भी मैं इसके बारे में उन्हें बता रहा था, लेकिन वो लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर मैं कुछ दिनों के लिए दोबारा अपने मम्मी पापा के पास चला गया और करीबन 2 से 3 महीने बाद मेरी दादी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। 2-3 महीना वो भी हॉस्पिटल में एडमिट थी, फिर वो भी मर गई और फार्म हाउस पापा ने बेच दिया। लेकिन मुझे आज भी ऐसा महसूस होता था कि दादाजी अभी भी उसी फार्म हाउस के पास है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कभी कभार मैं उस फार्म हाउस के पास जाता भी हूँ और याद करता हूँ कि ये हमारा फार्म हाउस था, लेकिन दादाजी के होने का एहसास अभी भी मुझे वहाँ पर महसूस होता है।
तो दोस्तों ये थी 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।